मैं हूं अली रिजवी। मैं बैठा हुआ अपना काम कर रहा था कि अचानक मुझे शब्बीर की आवाज आई। उसने कहा चलो लाहौर चलते हैं। तो मैं और शब्बीर इस वक्त लाहौर के बिल्किस एदी होम्स के अंदर मौजूद हैं। शब्बीर ने मुझे बताया कि यहाँ एक जरका नामी औरत मौजूद है, जिसका एक भाई स्पेन में, दूसरा भाई जोहानिसबर्ग में और तीसरा भाई लाहौर में मौजूद है। लेकिन फिर भी ये औरत गुज़िश्ता 2 साल से लावारिसों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। बिल्किस एदी होम्स के बाद शब्बीर ने रुख किया एक सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम्स का। शब्बीर को यहाँ भी दुख और मजबूरियों से भरी कहानियां ही सुनने को मिली। आप भी देखिए। ये वो बुजुर्ग हैं जो एदी ओल्ड होम में रहते हैं। शादी के 22 बरस बाद बीवी इंतकाल कर गई तो अपने बच्चों की खातिर उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, जो कुछ उनके पास था सब बच्चों पर लगा दिया। और फिर यूं हुआ कि औलादें अपने ही बाप के लिए अजनबी बन गईं। बाप का वजूद बोझ लगने लगा। और फिर बड़े बेटे ने, जिसे बाप ने सबसे ज्यादा चाहा था, अपने ही बाप को घर से निकाल दिया। बाप जाता तो कहाँ जाता, ओल्ड होम आ गया। अब यही उसकी दुनिया है। जरा इस बुजुर्ग की कहानी खुद उनकी जबानी सुन लीजिए। जावेद इकबाल, शहजाद इकबाल, ये 2 बेटे हैं जिन्होंने मुझे एक दिन घर से निकाल दिया। तो अब मैं बड़ी मुश्किल में था, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने इनसे हाथ जोड़े, यार मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तुम घर से निकाल तो रहे हो। बहू ने कहा बेटा मेरा दुबई में था बड़ा, जावेद जिसका नाम है। तो उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा यार बहू इस तरह से कर रही है, मेरे साथ ज्यादती कर रही है, आप आओ, आके तो देखो क्या मामला, क्या कहती है क्या नहीं कहती। उसका वक्त आया है, मैंने बड़े मान से उसे बुलाया कि आएगा, कोई इंसाफ की बात करेगा, कोई कहेगा बाजी देखो ये वो, कोई बात होगी अच्छी मसालत की या कोई। लेकिन उसने कोई मुझसे बात नहीं की। वो बीवी के कहने लग के मुझे यही कहने लगा कि आप घर से चले जाओ। बाप बेटों से नाला और नाराज जरूर था, लेकिन खुश था कि चलो अगर बेटों ने बाप की खिदमत नहीं की तो ना की, अपनी जिंदगी तो हंसी खुशी गुजार ही रहे थे। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस बात से फारग किया, इस मेरे फराइज से मुझे फारग किया। अल्लाह का बड़ा ही मुझ पर एहसान है। और अपने घर में ये खुशो-खुर्म है, ये मेरे लिए बड़ी खुशकुन बात है। शब्बीर ने महसूस किया कि बुजुर्गवार अंदर से बहुत दुखी थे, और होना भी चाहिए था। बच्चों की परवरिश कोई आसान काम नहीं। उन्हें ये भी दुख था कि औलाद अपनी आकिबत भी खराब कर रही थी। ये खुद ही, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा भैया, ये खुद अपना ही बिगाड़ रहे हैं, अपनी आकिबत खराब कर रहे हैं, अपना कल खराब कर रहे हैं। बुजुर्ग ने बताया कि जब उनकी बीवी का इंतकाल हुआ तो वो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन बच्चों की खातिर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने जवानी में शादी नहीं की, अगर चाहता तो मैं कर लेता। ये भी एक सोचने की बात है। मैंने अपने नफ्स को मारा, हर जरूरियात को मारा, और ख्वाहिश को फंसे कुछ डाल के मैंने कहा ना, अगर मैंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया दाएं बाएं तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। बुजुर्ग अपना पुराना जमाना याद कर रहे थे। आजकल के बेटे क्या है, क्या इनकी बीवियां हैं, क्या ये करते हैं क्या वो करते हैं। हमारा जमाना भी था, हमने ऐसा वक्त तो ना अपने बड़ों में देखा, ना अपने आप में ऐसा कोई वक्त देखा। जो ये देख रहे कर रहे हैं, ये कभी सुना और कभी देखा नहीं था। एक बाप ये कह रहा था कि मुकाफाते अमल जरूर होता है। वो तो करने की भरनी है भैया, जो भी करेंगे आखिरत में उन्होंने फंसना है और उसका हिसाब देकर ही मरना है। इनके बारे में सोचा जाए, मैं अपने बच्चों को कहूँगा आपके हवाले से, आपकी वसातत से कि बेटा सोचो, अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है। बाप का कहना था कि अगरचे बेटों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बाप का दिल पत्थर नहीं होता। वो अपनी नाखलफ औलादों को माफ करने के लिए तैयार था। चलो कोई नहीं, जो वक्त गुजरा सो गुजरा। वो कहना पंजाबी दुनिया बेरा दा कोई नहीं बिगड़िया, तो पुत्र कुछ नहीं बिगड़िया, जो होया सो होया। चलो ये मैं खरे गुनाह सी मेरी जिंदगी दे, जेड़े मैं सजा भुगत लई, लेकिन हुण मैं मजीद जेड़ी है बेटा तुसी अपने आप दा मुस्तकबिल दा खराब करो और बाप नूं आके ले जाओ। ये मैं रिक्वेस्ट करांगा, ये मेरी आरज़ू, ये मेरी तमन्ना है कि कम से कम मेरी मौत होवे तो मेरे अपने च होवे। बाहर से हम जब भी चीजों को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि सब कुछ सही है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम चीजों की गहराई में उतरते हैं तब हमें अंदाजा होता है कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। शब्बीर एदी ओल्ड होम्स में एक और मोहम्मद सादिक नामी बुजुर्ग से मिला,
जो अपने और अपनी औलादों के मिजाज के सताए हुए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एदी ओल्ड होम्स आ गए थे। यह है सादिक साहब की कहानी, खुद उनकी ज़बानी। आपकी यहाँ आने की वजह क्या है? मुझे घरेलू बेटों या बहुओं के कुछ थोड़ा सा जुल्म सितम से। सादिक साहब ने खुद एतराफ किया था कि वो चिड़चिड़े हो गए थे, औलादों की सोच और उनकी सोच में फर्क आ गया था। वजह यही है जी, हमारा चिड़चिड़ापन है। आपको सही बताएं, मैं किसी पे ब्लेम दूं अपने बेटे पे या बेटी पे, ये कहूँगा वो कहीं, ये बिल्कुल गलत सी बात है। उनको ये कहूँ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे उन्होंने ये कर दिया, नहीं, बस वो मेरी बात नहीं बर्दाश्त कर सके, मैं उनकी बात नहीं बर्दाश्त किया, अपना शॉपर उठाया, अच्छा बिस्तरा हो गया। एक बाप कह रहा था कि वो बच्चों को लिए लिए कहां कहां नहीं फिरा। एक बेटा जेल में भी चला गया था, फिर उसे बाप ने छुड़वाया भी। एक बच्चा मेरा एक जगह पे फंस गया कराची में, मैंने उसके पीछे 11 महीने पहरा दिया बाहर जेल के, और उसको मैं जमानत पे रिहा करवा के लाया, फिर यहाँ आकर मैंने पुलिस में उसको भर्ती किया ताकि इसकी जिंदगी जो है ना वो आसान हो जाए। ये पुलिस की नजरों में आएगा, मरेगा, भुगतेगा, ये करेगा, वो करेगा, इसकी जान छुड़ाओ। तो उस लड़के ने मुझे ये मुआवजा दिया कि मुझे 3 महीने रखे अपने पास। बेटे तो बाप को पूछते नहीं, अलबत्ता बेटी कभी कभी बाप से मिलने आ जाया करती है, या बाप खुद उनके पास चला जाता है। बेटी मेरी आती है, छोटी भी आती है, लेकिन वो कभी कभार, ये नहीं, मैं बेटियां तो अक्सर हाँ जी, तो मैं उसके घर जाता हूँ, अक्सर ऐसे रक्षे वाले मिलते हैं जो मुझसे किराया नहीं देते। सादिक साहब बात करते करते फट पड़े, उन्हें पोते पोतियां याद आ रहे थे। और क्या दुख है, दुख सिर्फ यही है कि ये उम्र है हमारी पोतों के साथ खेलने की, पोतियों के साथ खेलने की, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। लेकिन के दिल करता है कि वो पास हो, खेले कूदे, वो नहीं है, और कोई तमन्ना नहीं है। जरा बुजुर्ग के ये अल्फाज सुनिए, शब्बीर को यकीन है कि ये अल्फाज आपको झंझोड़ कर रख देंगे। ये जगह मरने के लिए कि हम यहाँ हमारा दम निकल जाए, हमें अपना कोई बेटी बेटा पानी पिलाने वाला ना हो। लानत है जिंदगी की और इस मौत में, इस मौत को मैं तो लानत देता हूँ। आगे की नहीं मर्जी, जब वक्त इंतहा हो, तो मुँह पानी डालने वाला बेटा हो, बेटी हो, चलो बीवी नहीं तो ना से मर गई हो। बुजुर्ग को उस लम्हे की तलाश थी जब औलाद भी अपनी गलती तस्लीम करे, और खुद ये बुजुर्ग भी अपनी खता को मानने के लिए तैयार थे। उस लम्हे की तलाश है कि वो अपनी गलती का इजाला करें और हम भी अपनी गलतियों का इजाला करें। सादिक साहब की भीगी आंखें छोड़कर शब्बीर ने एक और बुजुर्ग को टटोला, तो वो भी अंदर से जख्मी थे। मेरा एक बेटा था, एक्सीडेंट में फौत हो गया। अच्छा जी, एक बेटी है, उसकी शादी कर दी है। अच्छा, बस ये मेरे, और कोई औलाद नहीं, बीवी का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब मेरा सहारा कोई नहीं था, मजबूर था, मैंने गिरवी मकान लिया हुआ था। वो किसी ने, मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ तो उसको दफनाने के लिए जनाजगाह में गया, वापसी पे जब गया तो किसी ने उस जेवर भी निकाल लिया, 6 लाख रुपया भी निकाल लिया। तो परेशानी के आलम में हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। इस मजबूरी के तहत फिर मैं यहाँ पे अदारे में आ गई। यहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़े अच्छा स्टाफ है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा खाना अच्छा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थी वो कहानियां जो शब्बीर ने कुछ अरसे पहले लाहौर में वाक़े एदी होम्स और ओल्ड होम में देखी थी। और अब आपको ले चलेंगे कराची, जहां आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को शब्बीर ने एक नए अंदाज में देखा था। शाहिद आफरीदी कहां और क्या कर रहे थे, ये जान सकेंगे आप एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हमारे कौमी हीरो शाहिद आफरीदी को बतौर क्रिकेटर कौन नहीं जानता। क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाने वाले इस खिलाड़ी के दिल में क्रिकेट के अलावा एक साफ सुथरे पढ़े लिखे पाकिस्तानी की आवाज भी मचलती है। शब्बीर ने कुछ दिनों पहले शाहिद आफरीदी को ऐसे ही एक मंजरनामे में देखा है। शब्बीर ने अभी कुछ दिनों पहले आपको कराची की सड़कों और पुल के नीचे तालीम हासिल करने वाले बेसहारा बच्चों से मिलवाया था। इन बच्चों का ताल्लुक इंतहाई पसमानदा और गरीब तबके से था। ऐसे बच्चे भी तालीम हासिल करते देखे गए थे जो सड़कों पर कूड़ा चुनते थे। क्लिफ्टन और डिफेंस में चलने वाले इन फुटपाथ और सड़क स्कूलों के मनाजिर की झलकियां एक बार फिर देख लीजिए, ताकि आपको याद आ सके कि किस तरह एक पढ़े लिखे बहन भाई और दीगर लोग
बेसहारा बच्चों को न सिर्फ तालीम दे रहे थे बल्कि उनको कॉपियां, किताबें और यहाँ तक के यौमिया जेब खर्च भी दे रहे थे। ये मनाजिर तो आपको याद ही होंगे। फुटपाथ स्कूल की खबर जब शाहिद आफरीदी को हुई तो एक दिन दुनिया क्रिकेट का ये हीरो बिल्कुल अवामी अंदाज में सड़क पर तालीम हासिल करने वाले बच्चों के दरमियान पहुंच गया। शाहिद आफरीदी जब फुटपाथ स्कूल पहुंचे तो बेसहारा बच्चे इन हिमाक से तालीम हासिल कर रहे थे। शाहिद आफरीदी को अपने दरमियान देखकर बच्चों को जो खुशी हुई वो नाकाबिले बयान थी। शाहिद आफरीदी काफी देर तक बच्चों के दरमियान मौजूद रहे। फिर शब्बीर ने देखा कि वो बच्चों को कॉपियां, किताबें तकसीम कर रहे थे। किस्सा कुछ यूं था कि शाहिद आफरीदी फुटपाथ स्कूल चलाने वाले बहन भाई की हौसला अफजाई और तालीम के फरोग में अपना हिस्सा डालने की गर्ज से वहां पहुंचे थे। शाहिद आफरीदी ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से फुटपाथ स्कूल को कुछ फंड भी दिया और इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिना मदद करते रहेंगे। फुटपाथ स्कूल चलाने वाले भाई बहन ने शाहिद आफरीदी को न सिर्फ बच्चों से मिलवाया बल्कि इस अजीम खिलाड़ी को अपने मिशन से भी आगाह किया। ये है वो मनाजिर, आप भी देख लीजिए। बहुत बच्चे वहाँ पे यार असल जो चीज़ है वो ये है कि हमारी मुल्क की तरक्की और कामयाबी उसी चीज़ में है कि जो हमारा जो नीचे का तबका है उनको एजुकेटेड करना, उनके लिए एजुकेशन को लाना, फ्री लेके आना। मैं ख़ास तौर पर इन बच्चों को बड़ा क्रेडिट देता हूँ जिसने इस तरह का माहौल इन बच्चों को दिया है। और मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जब फैसिलिटीज़ ना हो तो एक जो मुहिब वतन लोग होते हैं वो इस तरह के कदम उठाते हैं। और आई थिंक मैं हमेशा से ऐसे कॉज के लिए हूँ, इसलिए कि एजुकेशन और बेरोज़गारी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। और इस चीज़ में अगर हम लोग इन लोगों का साथ देंगे, इन बच्चों का, इस गरीब आवाम का साथ देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहुत खुशी हुई कि शब्बीर तो देखेगा मैं हम आए, उसके फ़ौरन बाद ही एक तो आफरीदी सर आ गए यहाँ। और ये भी हुआ कि देखिए हम इन बच्चों को 7 मंथ से पढ़ा रहे हैं तो अभी तक ऐसा कोई इतना बड़ा कोई सेलिब्रिटी और ऐसा कुछ हमें नहीं कोई आए थे, ना कुछ हुआ था। तो फ़ौरन इस प्रोग्राम को देखकर आए और इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इससे भी हम आगे थोड़े और बढ़ेंगे और लोग और हमें देखेंगे और लोगों को पता चलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है क्योंकि अभी देखें जो बच्चे आए ये और बच्चों को जाके बताएंगे कि शाहिद भाई आए थे, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया था। तो जाहिर सी बात है और बच्चे भी आएंगे और डोनेशन भी हमें मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। शब्बीर का कहना है कि इतने बड़े क्रिकेटर और कौमी हीरो की जानिब से इस तरह का कार्य खैर करने से यकीनन और लोगों में भी इसी तरह की खिदमत का जज्बा पैदा होगा, क्योंकि नेकी कभी जाया नहीं जाती। ये वो चिराग है जो अपनी रोशनी बिखेरता ही चला जाता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हसन और शीरी गांव की इंतजामिया से शब्बीर ने बात की तो पता चला कि फुटपाथ पर तालीम देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे तालीम हासिल करके बाशऊर शहरी बन जाएं। क्योंकि अगर इन बच्चों को तालीम से दूर रखा गया तो ये जराइम की खतरनाक दुनिया में पनाह ले सकते हैं और फिर इन बच्चों को किसी भी मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बाकी बच्चे होते हैं उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, उन्हें जो है ईज मिल जाती है, एक तरह से बहुत आसानी होती है उनको काउंसिल करना, उन्हें कोई ना कोई बताता रहता है, उनकी मैनर सिखाता रहता है। ये जो बच्चे हैं ये आपको हमेशा सड़क पर मिलेंगे, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये कहीं कहीं दिनों तक घर नहीं जाते, तो इनको ये नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है। तो लिहाजा इन्हें ये बताने के लिए कि जी ये आप गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपको ये नहीं करनी है आगे से, ये आपको गलत राह पर लेके जाएंगे या ये सही है। शब्बीर ने जब बच्चों को पूरे इन्हमाक के साथ लब पे आती है दुआ पढ़ते देखा तो उसे शब्बीर ने जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम इंतहाई पसमानदा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के मिशन की तारीफ की है और उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क भर के पढ़े लिखे नौजवान अपने अपने तौर पर इसी तरह का कोई मिशन जरूर शुरू करें ताकि मुल्क से जहालत के अंधेरे दूर हो सके और वतन अजीज के चप्पे चप्पे में इल्म का चिराग जगमगाता रहे और हर गली कूचे से यही आवाज उभरती रहे कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने कराची में 2 ऐसे लोगों को देखा है जिनका खुदा के सिवा कोई आसरा नहीं था। वो छोटा मोटा कारोबार करके रोजी कमाते थे, लेकिन महंगाई की वजह से उनका कारोबार ठप हो गया और उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई। कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नासिर अपने सब्जी के ठेले पर खड़ा था और ग्राहक नासिर के ठेले से सब्जी लेने के बजाय बराबर वाले ठेले से खरीदारी कर रहे थे। बराबर वाला ठेला सब्जी से लदा हुआ था, जबकि नासिर का ठेला तकरीबन खाली था। आलू है? नहीं, आलू तो नहीं है। लौकी? लौकी भी खत्म हो गई भाजी। तुरई तो होगी। नहीं, तुरई भी नहीं है। आप पालक ले लो ना, मैं सस्ती लगा दूंगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो मैं आगे से ले लूंगी। औरत ने बराबर के ठेले से मोल तोल शुरू कर दिया और नासिर उसका मुंह देखता रह गया। नासिर ने ठेले पर मौजूद थोड़ी सी सब्जी को नुमाया करने की कोशिश की और फिर मायूसी के आलम में अपना ठेला धकेलता हुआ ले गया। उसने ठेला एक पतली सी गली में अपने घर के सामने खड़ा कर दिया। घर में दाखिल हुआ और पैसे गिनने लगा। इस दौरान बीबी सामने आई, अले करके घर से निकला और एक उजड़ी हुई परचून की दुकान पर पहुंच गया, जिस पर उसका एक दोस्त तकरीबन हाथ पर हाथ रखे बैठा था। अबे क्या हाल है यार, खैरियत है? मत पूछ यार, बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है, मेरा भी यही हाल है। दुकान देख रहा है, खाली पड़ी है। बस ये बिस्कुट्स वगैरह हैं कुछ, इससे गुजारा हो जाता है। यार कहीं से कर्ज नहीं मिल सकता। अबे भाई, तू किस दुनिया में रहता है, हैं? तो कौन देगा मैं कर्ज? यार ये इतने सारे जो बैंक खुले हुए हैं, ये ओ भाई, हमें कोई कर्जा नहीं देता, और ऊपर से सूद इतना कि तेरी सोच है। छोड़ इस बात को, अंदर आ ना, अंदर बैठ आजा, आजा। अबे क्या करूंगा अंदर आके? एक जानने वाला है, उसके पास जा रहा हूँ, उसी को बोलता हूँ कर्ज का। यार अगर मुझे 10-15 हजार भी मिल गए ना, मैं अपने कारोबार को संभाल लूंगा। चल ठीक है यार, अल्लाह बेहतर करे। चलता हूँ मेरा। चल ठीक ठीक। नासिर ने कई लोगों से कर्ज की दरखास्त की, लेकिन उसका काम ना बन सका। अलबत्ता एक दोस्त ने नासिर को एक रास्ता दिखाया और उसे कामयाबी की उम्मीद हो चली। नासिर को किसी ने 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दिए थे। शब्बीर ने देखा कि उस दिन नासिर आधी रात को सब्जियों से लदी हुई एक सुजुकी से उतर रहा था। नासिर ने अपनी खरीदी हुई सब्जियां ठेले पर सजाई, उन पर पानी के छींटे मारे और ठेला सजाने के बाद घर में दाखिल हो गया, जहां उसकी बीवी उसके लिए चाय लिए खड़ी थी। ले आए सब्जियां? हाँ भाई ले आया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। माशाल्लाह से पूरा ठेला भर गया सब्जियों से। बस तो दुआ करके अपने कारोबार में बरकत हो जाए। भाई वाह, चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाई है तुम। ये बाकी की चाय तू पी और मैं जा रहा हूँ ठेला लेके। आज मुझे काफी गलियों में फेरा लगाना है और मैं देर से आऊंगा, ठीक है? फिर शब्बीर ने देखा कि नासिर आवाज लगाता हुआ गलियों और सड़कों से गुजर रहा था। लोग सब्जी खरीद रहे थे। शाम होते होते उसका ठेला तकरीबन खाली हो चुका था। नासिर ने ठेला एक चाय के होटल के सामने रोका, चाय का ऑर्डर दिया और इस दौरान अपनी जेब से रकम निकाल कर गिनने लगा। रकम निकालने के बाद उसने रकम के 3 हिस्से किए और उसे मुख्तलिफ जेबों में रख लिया। चाय वाले को बिल अदा किया और ठेला लेकर रवाना हो गया। नासिर ने 15,000 कर्ज से न सिर्फ अपने कारोबार को संभाल लिया था, बल्कि कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ किस्त और कर्ज भी वापस कर दिया था। और अब वो ठेले के बजाय किराए की दुकान में कारोबार कर रहा था, जबकि उसका परचून की दुकान में काम करने वाला दोस्त, जिसे नासिर ने कर्ज दिलवाया था, ना तो वो कर्ज वापस कर सका और ना ही परचून की दुकान में कोई तेजी आ सकी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नासिर अपनी सब्जी की दुकान पर ग्राहकों के रश में कारोबार कर रहा था कि इस दौरान उसका परचून की दुकान वाला दोस्त अरशद भी वहां पहुंच गया। नासिर ने अरशद को दुकान के अंदर बिठा लिया और जब जरा रश कम हुआ तो उसका हाल अहवाल पूछने लगा। और सुना भाई अरशद, क्या हाल है, कैसा? नासिर भाई क्या बताऊं यार, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया यार मैं तो। अबे हिम्मत ना हार। वैसे यार तूने गलती की, तू हिसाब किताब से नहीं चला। मुझे देख, मुझे अबे कितना मार मार कर काम किया है मैंने, और आज तेरे सामने हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जिन मियाँ साहब से मैंने कर्जा लिया था ना, उनको पूरा कर्जा भी वापस कर दिया।
और हर महीने उनको थोड़े थोड़े पैसे भी देता हूँ अल्लाह नाम पे, ताकि वो किसी और जरूरतमंद की भी मदद कर सके। यार तू एक काम क्यों नहीं करता? तुझे मोबाइल ठीक करना आता है ना? हाँ यार आता तो है। अबे भाई तो इस परचून की दुकान को कर बंद और ये काम शुरू कर, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। मगर नासिर भाई मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कुछ न कुछ तो पैसे चाहिए होंगे ना। चल ऐसा करते हैं, मैं कुछ रकम लगा देता हूँ, लेकिन हर महीने मुझे थोड़े थोड़े करके वापस कर दियो। बोल क्या इरादा है? नासिर भाई मुझे मंजूर है, बड़ी मेहरबानी यार, अल्लाह तुझे खुश रखे। अबे दोस्तों में काहे की मेहरबानी यार। चाय पिएगा? चाय हाँ खिला दो यार। यार 2 चाय भेजना वो। हाँ मैं परेशान नहीं हो, सब सही हो जाएगा। नासिर की किसी मेहरबान ने मदद की थी और फिर जब नासिर इस काबिल हो गया तो उसने अपने दोस्त को सहारा दिया और दोस्त भी कुछ अरसे में अपने पांव पर खड़ा हो गया। अब नेकियों के चिराग रोशन होते जा रहे थे। एक शख्स की नेकी ने कम से कम 2 अफराद की जिंदगी बदल दी थी। शब्बीर ने नासिर और राशिद को बहुत तलाश किया, लेकिन शायद वो इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले गए। अलबत्ता शब्बीर को कुछ ऐसे लोग जरूर मिल गए जो बार बार एक इदारे का नाम ले रहे थे जिसने उनको छोटा कर्ज दिया था। ये हैं वो लोग जिन्होंने छोटे कर्ज लेकर अपनी जिंदगी का पहिया दोबारा चलाना शुरू किया था। 25 साल पहले मेरी शादी हुई। अल्लाह का शुक्र था, हमारा कारोबार अच्छा था। मेरे अम्मी दर्दिया काम करते थे, अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, अच्छी जिंदगी गुजरी है। बच्चे हैं मेरे 3 माशाल्लाह, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। स्टार हाई स्कूल में मैं 7-8 हज़ार रुपये महीने की फीस देती थी। अच्छी जिंदगी गुजारी हमने। उसके बाद मेरे मियाँ को अटैक पड़ा, उनका हाथ काम करना छोड़ दिया था, वो बीमार पड़ गए थे। इस तरह करते करते इलाज में मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे। मैंने हर जगह हाथ पे लाया, कहीं मेरा साथ नहीं देने वाला कोई था। मैं बिल्कुल बेबस हो गई थी, कोई साथ देने वाला नहीं था। मैं मजबूर हो गई थी, कोई करने वाला कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलो मैं अपने आप हिम्मत करूँ, खुद कुछ करूँ। जैसे मुझे हुकूमत का पता लगा, फिर मैं ऑफिस गई, मैंने इनसे डिस्कस करी कि मेरे ये मसले हैं, तो इन्होंने मुझे फिर कर्जा दिया। तो मैंने थोड़ा सा सामान और बढ़ाया उस कर्जे से, वो मैंने कर्जा उतारा थोड़ा थोड़ा करके। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरी दुकान कहाँ तक पहुँची है, तरक्की हुई है थोड़ी सी मेरी। मैं बहुत खुश हूँ हुकूमत से, बहुत ज्यादा। बल्कि मैंने हुकूमत वालों का जल्द से जल्द कहे कि मैं किस्तें निपटाऊँ और ताकि मैं और मजीद आपसे पैसे लेके इसे बढ़ाऊँ। हम उनको उनकी जरूरत के मुताबिक प्रोजेक्ट की मद्देनजर रखते हुए 20, 30, 40 हज़ार रुपए दे देते हैं। वो फिर काम करना शुरू करते हैं, हम उनके काम की निगरानी करते हैं, फिर बाकायदगी से माहाना एक साथ वापस करते हैं। अगर 20 हज़ार रुपए लेके उसने अच्छा काम किया तो अगला कर्जा उसको 30 हज़ार देते हैं, तो उसको 40 हज़ार देते हैं। यूं वो लम्हा बलम्हा कर्ज में कर्ज आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और 3-4 बार कर्जा जब वो ले लेता है तो उसका फिर वो माली निजाम मुस्तहकम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमने अखुवत का, भाईचारे का पैगाम दिया है, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, उनको छोटे छोटे कर्जे देकर कारोबार की तरफ राग़िब किया है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है और लोगों को ये एहसास दिया है कि हम अगर एक दूसरे की मदद करें तो रियासत के वसाइल के साथ मिलकर एक दिन हम गुर्बत को अजायब घर में वापस जमा करवा दें। शब्बीर का कहना है कि नेकी और सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना ही असल नेकी है। शब्बीर को खुशी है कि मुल्क में कुछ ऐसे मुखय्यर हजरात और इदारे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल निचली सतह पर लोगों की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए कर्ज हंसना जारी करते हैं। शब्बीर ने दुआ की है कि इस तरह के रिफाई इदारे मजीद फूले फलें और इस नेकी के जरिए माशी खुशहाली का सफर जारी रह सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची के इलाके अल्फला कॉलोनी में एक ऐसी मां को देखा है जो बेबसी की तस्वीर बनी मदद की अपील कर रही थी। इस बेबस मां के जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया था। कराची के इलाके अल-फलाह में गुज़श्ता दिनों जिस लड़के को कत्ल किया गया था, ये उसी की तस्वीर है। हंसता मुस्कुराता बूढ़ी माँ की आंख का तारा फरहान जख्मों की ताप न लाकर मर गया तो उसकी माँ पर कयामत बीत गई। वो माँ जिसने अपना दुख सुख चैन कुर्बान करके अपने बेटे को पाला पोसा था, उसी बेटे की खून में लथपथ लाश देखकर माँ के दिल पर जो कुछ गुजरी होगी वो बयान से बाहर है। आप जवान मकतूल बेटे की माँ का चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कर्ब से गुजर रही होगी। शब्बीर जब मकतूल के घर पहुंचा तो कमरे में सामान बिखरा हुआ था, अलमारियों के पट खुले हुए थे और पूरा कमरा चीख चीख कर गवाही दे रहा था
कि इस कमरे में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए होंगे। शायद ये कोई डकैती का केस था। शब्बीर ने मालूमात की तो पता चला कि फरहान को डकैती में मुज़ाहमत पर कत्ल नहीं किया गया, बल्कि एक और दर्दनाक कहानी है। फरहान की माँ के बैन नाकाबिले बर्दाश्त थे। माँ ने न सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत की थी, बल्कि उसके दोस्तों को भी बेटों जैसा ही प्यार दिया था। फरहान कराची स्टॉक एक्सचेंज में मुलाजमत करता था और उसके कुछ दोस्तों का उसके घर आना जाना था। ये सब फरहान के बचपन के दोस्त थे जो फरहान की माँ को और फरहान के भाई बहनों को अपना बहन भाई समझते थे। शब्बीर फरहान के घर में मौजूद था। फरहान का भाई और माँ सदमे से निढाल थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन फरहान कत्ल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ मौकों पर फरहान की हंसती मुस्कुराती तस्वीरों ने माहौल को मजीद सोगवार बना दिया था और ये सोच सोच कर दिल डूबा जा रहा था कि किसी इंसान को आखिर कैसे कत्ल किया जा सकता है। फिर शब्बीर के जहन में बार बार ये सवाल भी उभर रहा था कि जब फरहान की जान ली जा रही थी तो उसके बचपन के दोस्तों ने उसकी मदद क्यों नहीं की। थोड़ी ही देर में शब्बीर को इस सवाल का भी जवाब मिल गया। उस दिन फरहान जब हज़्म मामूल अपने घर में मौजूद था और उसके बचपन के दोस्त उसके साथ घर में थे, अचानक फरहान की माँ एक मंजर देखकर लरज उठी। फरहान की माँ ने बताया कि वही दोस्त जिन्हें वो अपने बेटों की तरह समझती थी और अरसे दराज से जिनकी खातिर मुदारात करती थी, अचानक अजनबी हो गए थे। फरहान की माँ के बकौल उन्हीं दोस्तों ने फरहान पर अचानक लाते और घूंसे बरसाना शुरू कर दिए और फिर उसे मारते हुए ऊपर की मंजिल पर ले गए। ये सब कुछ उस बूढ़ी और मोहब्बत करने वाली माँ के सामने हो रहा था, जिसने कभी अपने बेटे को हल्की सी चपत भी नहीं लगाई थी। माँ फरियाद करती रही, अपने बेटे के दोस्तों के सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन फरहान के दोस्त तो खूंखार दरिंदों में तब्दील हो चुके थे। कौन कौन लोग थे और फरहान के साथ क्या कर रहे थे, शब्बीर को इसकी तफसील फरहान की माँ से मालूम हुई थी। आप भी सुन लीजिए। कभी यहाँ हमारे सामने यहाँ पर वैसा, अब बोले आप ज्यादा रो रही नहीं है, बोलेंगे ना तो आपको जो है बाथरूम में बंद कर देंगे दोनों को। उन लोगों को तो बंद कर दिया था कि आपको बाथरूम कर, फिर इधर तो ब्लेड उलेड नहीं लगाए, ऊपर जा जाके इतना मैं बोल रही कि नासिर उधर तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो, खाते थे आते थे चाय पीते थे, अब तुम लोग तो बचा सकते हो, तुम लोग तो लेकिन उन लोगों ने तो इतना मार रहे थे, इतना उन लोगों तो फिर और कितने लड़के आ गए वो लोग भी मारने लगे। फरहान की माँ की दुख भरी कहानी सुनने के बाद शब्बीर को मालूम हुआ कि फरहान के दोस्तों को शिकायत ये थी कि मुबैना तौर पर फरहान ने स्टॉक एक्सचेंज में उनकी रकम डिबो दी थी। कारोबारी लेन देन पर अपने ही दोस्त से इतना बड़ा इंतकाम, ऐसी वहशत और दरिंदगी के मुबैना तौर पर पूरी रात फरहान पर उसी के घर में उसी की माँ की मौजूदगी में तशद्दुद किया जाता रहा। फरहान के भाई के तो आसानी खता थे, लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे थे, मगर वो फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा था। ये दो चार को पकड़े वो खुद ही बताएंगे कि सबको वो खुद ही बताएंगे कौन कौन आया था। ये कैसा कानून है, घर में है 8-8 घंटे 10-10 घंटे रह रहा है, एक शहर है, कोई कानून है, पुलिस है, रेंजर्स है। फरहान की माँ ने शब्बीर को ये भी बताया था कि बुरी तरह मुबैना बदतरीन तशद्दुद के बाद जब उसके दोस्त फरहान को नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चले गए तो फरहान को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। शब्बीर जब भी फरहान के बारे में सोचता है तो उसके सामने उसकी माँ का बेबस चेहरा घूमने लगता है। वो कितनी बेबस थी, कितनी गमजदा थी, कितनी मजबूर थी। कभी यहाँ हमारे सामने यहाँ पर वैसा, अब बोले आप ज्यादा रो रही नहीं है, बोलेंगे ना तो आपको जो है बाथरूम में बंद कर देंगे दोनों को। उन लोगों को तो बंद कर दिया था कि आपको बाथरूम कर, फिर इधर तो ब्लेड उलेड नहीं लगाए, ऊपर जा जाके इतना मैं बोल रही कि नासिर उधर तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो, खाते थे आते थे चाय पीते थे, अब तुम लोग तो बचा सकते हो, तुम लोग तो लेकिन उन लोगों ने तो इतना मार रहे थे, इतना उन लोगों तो फिर और कितने लड़के आ गए वो लोग भी मारने लगे। फरहान की माँ ने अपने बेटे के मुबैना कातिलों के नाम बता दिए थे। शब्बीर को मालूम हुआ है कि फरहान के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कातिलों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही थी। शब्बीर ने कराची के इलाके अल-फलाह में पेश आने वाले इस इंतहाई अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और फरहान के कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।